ओम शांति। आज जो प्रेरणा है इस बात को लेकर के थी, मैं काफी दिनों से चिंतन कर रहा था बहुत सारी बातों को लेकर। अभी जैसे जैसे समय, वो कहते हैं ना, कलयुग में घोर कलयुग की ओर बढ़ता है, तो जो विकारों का जो अंधियारा है वो भी गहराई से छाता है। और ना सिर्फ विकारों का, केवल के ब्राह्मणों को लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जिसमें कमजोर स्थिति वाले ब्राह्मण हिल जाएंगे। यदि आपके पास हर बात के लिए एक सही तर्क नहीं हुआ तो आपके लिए सर्वाइवल जो होगा वो टफ हो जाएगा। ज्ञान के अंदर क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा ज्ञान के अंदर। तो हमें इस बात को समझना है कि यदि हमें श्रेष्ठता के साथ ज्ञान में आगे बढ़ना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हर बात का तर्क मेरे पास होना चाहिए। आत्म, हमने आज का जो टॉपिक भी लिया है, टॉपिक क्या है हमारा? आत्म निरीक्षण से आत्म परिवर्तन की ओर। तो जो परिवर्तन है वो परिवर्तन तब तक हो नहीं सकता है जब तक हमारी आंख खुद के ऊपर राइट वे में ना हो, जब तक हम खुद को सही तरह जांचना ना जानते हैं। जैसा कि बाबा हमेशा कहते हैं, चेकिंग ही चेंज की ओर लेकर जाती है। और इसलिए हमने केवल चेकिंग, तो फिर भी है ना, चेकिंग का मतलब भी निरीक्षण ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे निरीक्षण को थोड़ा सा और गहराई में हम लेके जाना चाहते हैं कि प्रॉपर एनालिसिस करें हम कि हमारी स्थिति कहाँ कहाँ, कितनी कितनी और कैसे कैसे प्रभावित होती है। तभी हम उस परिवर्तन को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजों पर विचार किया, जिसमें सबसे पहली चीज से मैं शुरू करूंगा। आज मैं जितनी बातें होंगी बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट चलेंगे हम, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे कि मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप लिख लेंगे अपने पास। मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बात हमारे पास में, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड शब्द हैं। मैच्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, मैच्योरिटी उसी व्यक्ति में हो सकती है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके ऊपर आज मैं सुबह जब वॉकिंग कर रहा था, बाबा ने बहुत अच्छी सी बात टच कराई, तो मैंने वो बात लिख ली वहां पे रास्ते में, कि प्यारे बाबा ने बहुत बताया कि हम सब कहते भी, बाबा की अमृत वाणियों में ये है कि मैच्योरिटी की डेफिनेशन ही है द पर्सन हु टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लाइफ। जो व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाता है वो व्यक्ति कहलाता है एक मैच्योर पर्सनैलिटी। लेकिन पता है क्या है, एक खतरनाक बात क्या होती है, यहाँ पर एक बहुत गहरी चीज हम पर हमेशा हावी रहती है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्यूज। हम सबको बहुत बनाना आता है और हम सब एक गलती और करते हैं, इस एक्सक्यूज को हमें जस्टिफाई करना भी आता है। और ये हमें पता भी चलता है कि हम एक्सक्यूज जस्टिफाई कर रहे हैं। हमें वो क्या लगता है, क्योंकि हमसे पहले हमसे बड़े वही काम कर रहे होते हैं, तो हमको लगता है उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। एक और आपने बहुत अच्छी बात सुनी होगी, क्या सुना होगा? बड़ों ने किया है तो हमने कर दिया तो क्या होगा। लेकिन हम वहां पर ये बात भूल जाते हैं, जो करेगा सो पाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो करेगा सो पाएगा। आज काफी सारी गहरी बातें होने वाली हैं। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो प्लीज मीटिंग छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपके लिए ये मीटिंग नहीं है। जिनके भी कैमरे ऑफ हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो मीटिंग छोड़ ही दे। कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाली बात समझ में आती है कि किसी इमरजेंसी में आपने कैमरा ऑफ कर रखा है, और कोई इमरजेंसी नहीं है आपके साथ में और आप कैमरा ऑफ करके सुनना चाहते हैं, प्लीज ना सुनो, आपके लिए नहीं। आप फिर जो है कभी अगर रिकॉर्डिंग हमने डाली तो सुन लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ने के लिए बुलाया है हमने आपको। हमने यहाँ आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आप यहाँ पे आकर के खाली रेडियो सुनो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सब्जेक्ट है और मुझे आपसे कन्वर्सेशन करनी है इन बिटवीन, ठीक है ना। अब जब मैंने इसके ऊपर बहुत एनालाइज किया और तो एक बात समझ में आई। वो क्या बात समझ में आई
कुछ लोग कहते हैं मैं कर नहीं पाया। अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम्पलों पे जाने वाला हूं। मैं कर नहीं पाया ऐसा शब्द बोलते हैं। एक बोलेंगे मुझसे हुआ नहीं। मैं चाहता तो था या चाहती तो थी, पर अब पर बहुत सारे हैं। पर ये कारण, पर वो कारण, हम कुछ ना कुछ चीजें देते हैं। और इस पर में हम क्या गिनवाते हैं, ध्यान देख लीजिए। इस पर के बाद में हम सिचुएशंस गिनवाते हैं, हम रीजंस गिनवाते हैं। आज आपकी बहुत गहरी काउंसलिंग है। अगर आपने सही तरीके से समझ लिया, लाइफ चेंजिंग इवेंट है आज का, क्योंकि मैं सुबह से इसके ऊपर बहुत गहरा है। अभी मैं शाम सेंटर भी गया, तो मैं शाम को 5 बजे से लेकर लगभग 6:45 बजे तक मैं सेंटर बाबा कमरे में बैठ के मैंने योग किया और मैंने लिखा बहुत कुछ। तो मैं वही सब कुछ आपको बता रहा हूँ जो जिसने अंदर में बहुत गहरी प्रेरणाएं दी। हालांकि जितना होगा आप करेंगे, पर मैं इससे चीज करने की कोशिश करता रहूंगा बीच बीच में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज। जो कनेक्ट हुए हैं उनको बहुत लक है कि उनको बहुत सारी चीजें मिलेंगी आसपास में। तो सिचुएशंस है, रीजंस हम देते हैं उसके पीछे कि भाई ये कारण था तो मैं इसलिए नहीं कर पाया। कोई बोलता है मेरी परवरिश ऐसी हुई है, कोई बोलता है मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला, कोई बोलता है मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई बोलता है मेरे घर का माहौल नहीं है। वी गिव लॉट ऑफ रीजंस। लेकिन अब यहां पे गहरी बात आपको सोचनी पड़ेगी। क्या सोचनी पड़ेगी? जो मैं नहीं कर पाया हूं, जो मैं नहीं कर पाया हूं, और गहरी बात है, मैं इसे लिख रहा हूं सब कुछ, और उसके लिए मैं जो रीजन दे रहा हूं, मैं जो रीजन दे रहा हूं कि ये कारण है, या जो जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, जो भी दे रहा हूं, एक सवाल पूछना है इस पूरे के बाद, इस थॉट के बाद। क्या सवाल पूछना है? क्या सभी इस सिचुएशन में मेरे जैसा ही रिएक्ट, रिस्पॉन्स करेंगे? आप बाबा को छोड़ दो, मम्मा को छोड़ दो, बड़ों को छोड़ दो, सबसे पहले बस एक सवाल पूछ लो कि जिस सिचुएशन को मैं दोषी ठहरा रहा हूं, अपनी स्थिति के लिए, अपने रिस्पॉन्स के लिए, अपने एक्शन के लिए, अपने कर्म के लिए, मैं जिस चीज को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूं, क्या दुनिया का हर व्यक्ति इस सिचुएशन में यही रिस्पॉन्स करेगा? पूछे अपने आप से। और मैं आपको 1000% गारंटी लिख के देता हूं कि आपका जवाब ना आएगा। नहीं। तो अगला सवाल फिर पूछना है, व्हाई आई चूज दिस रिस्पॉन्स? तो फिर मैंने वो रिस्पॉन्स क्यों चूज किया जो मैंने चूज किया? क्या मुझे असफल होना अच्छा लगता है? क्या मुझे क्रोधी बनना अच्छा लगता है? क्या मुझे वो लोभी बनना अच्छा लगता है? क्या मुझे दूसरों के रहम पर जिंदा रहना अच्छा लगता है? क्या मुझे खुद को दया का पात्र दिखाना अच्छा लगता है? What I need to। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत समझ का सेशन है। पूछिए अपने आप से, सेल्फ एनालिसिस। हम कभी करते ही नहीं है, बस हम बोल देते हैं। हम जो रीजन आप दे रहे हो, एग्री,
चलो जी, आपके रीजन को मैंने स्वीकार कर लिया या आपने स्वीकार कर लिया, बट एक सवाल पूछिए तो, क्या दुनिया में हर इंसान ने यही दिया? अच्छा, एक और खास बात, अगला सवाल, एक और सवाल लिखो उसके बाद में। पहले तो कि क्या हर कोई देगा? एक और लिख लो, मैं बोल रहा हूं, लिखने की बजाय बोल भी रहा हूं। अगला लिखो, क्या जो रास्ता मैंने चुना है उस सिचुएशन में, क्या उससे समस्या समाधान हुई? क्या उससे मनवांछित परिणाम प्राप्त हुए? क्या उससे मेरा उद्धार हुआ? क्या उससे मेरा उत्थान हुआ? मैं प्रोग्रेसिव हुआ? क्या उससे मैं किसी की प्रेरणा बना? सारी चीजें लिखो अपने पास, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना, मैं बता रहा हूं आपको, अब जिंदगी भर एक्सक्यूज में ही जिंदगी बिता बैठेंगे प्यारे भाई बहनों। मैंने आज बहुत चिंतन किया है सबको लेकर अपने आप में। अब इसका अगला स्टेप पे जाइए। इफ आई थिंक, यदि मैं सोचती हूं कि मेरा रिस्पॉन्स राइट है, तो मैं कैसे चेक करूं कि जो रिस्पॉन्स या जो वे, दोनों बात लिखना, जो रिस्पॉन्स या जो रास्ता मैंने चुना है, जो तरीका मैंने चुना है, जो एटीट्यूड मैंने चुना है, जो बिहेवियर मैंने चुना है उस सिचुएशन में, यदि वो राइट है और यदि वो बेस्ट है, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था? उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था? पीस एंड स्टेबिलिटी। उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था? पीस एंड स्टेबिलिटी। द ट्रू सक्सेस इज पीस एंड स्टेबिलिटी, कंटेंटमेंट, संतुष्टता। असली शब्द हमने कंटेंटमेंट यूज किया, सेटिस्फेक्शन नहीं, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्ट भी और ग्रोइंग भी। समझ आ रही है बात? आप सबको समझ आ रही है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फिर? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहना है कि मैं करना तो चाहता था पर मैं कर नहीं पाया, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने किया ही नहीं? ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कर नहीं पाया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्चुअली मैंने किया ही नहीं। कोई बोलेगा मैंने अपनी क्षमता अनुसार बेस्ट किया, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये भी अपना बचाव करना है, ये भी अपनी कमजोरी का वकील बनना है। नहीं, मैंने मेरी क्षमता के अनुसार क्या, अगर वो मेरे लिए जरूरी था, एग्जाम्पल समझिएगा, एक बच्चा है उसके लिए एग्जाम देना जरूरी है, तो ये नहीं कह सकता मैंने तो अपनी क्षमता से बहुत मेहनत करी थी, नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं? आप क्या बोलोगे? दूसरे बच्चे कैसे कर पाए भाई? सेम फील्ड में, सेम टाइम में, सेम सिचुएशंस में बाकी दूसरा व्यक्ति कैसे कंप्लीट कर पाया जो आप नहीं कर पाए? आएगा ये जवाब? नहीं आएगा? बोलिए हाँ या ना। ये सवाल आएगा या नहीं आएगा? फिर आएगा। और अगर वो कर पाए और मैं अगर उसे नहीं कर पाया, इट मीन्स, इट इज क्लियर कि मैंने उस काम को करने के लिए जो प्रिपरेशन करनी चाहिए थी उसके लिए पूरा समर्पण नहीं दिया। हम सब अंतरात्मा में जानते हैं कि हमने सच्चाई से कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितना समर्पण दिया होता है। समझ आ रही है मेरी बात? सच्ची रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब आप अंदर से जो है उसको बाहर में सच्चाई से रखने की हिम्मत रखते हो, झूठ ना बोलते। कुछ लोग बोलते नहीं, झूठ नहीं बोलते। बहुत सारे, एक्चुअली हम सारे काम जितने नहीं कर पाते उनके पीछे फियर होता है। फियर,
और वो फियर क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर, असफलता का भय। और हम क्या करते हैं? उस असफलता के भय से बचने के लिए बहानों का सहारा लेते हैं, सिचुएशंस का सहारा लेते हैं, रीजंस का सहारा लेते हैं। ये कारण था ना, और ऐसे दिखाते हैं उस कारण को कि जैसे उस कारण में दुनिया का हर इंसान ऐसे ही परेशान होगा जैसे हम हो रहे हैं। मैंने ये बात आज कैसे एनालाइज करी, मैं भी बहुत सारे कारण देता था, तो मैंने सोचा कि क्या मेरे इतने बुरे कारणों में दुनिया का हर इंसान मेरे जितना ही फेल हुआ है क्या? तो मुझे जवाब ना में मिला। मैंने पाया कि मुझसे भी बुरी और बदतर सिचुएशन वाला व्यक्ति, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मुझसे भी बुरी और बदतर सिचुएशन वाला व्यक्ति उसे ओवरकम कर मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गया उस पर्टिकुलर फील्ड में। और वो कोई भी फील्ड था, चाहे फिजिकल, चाहे रिलेशनशिप वाइज, कोई भी। इससे बात स्पष्ट हो गई कि मैं सिर्फ बहाने दे रहा था, तैयारी नहीं कर रहा था। तो आज पहली अगर आप जिम्मेदार कहते हो खुद को, अगर मैच्योर्ड कहते हो खुद को, अगर कुछ आपने नहीं किया है तो उसको राइट ही बताइए कि मैंने वो नहीं किया है। हाँ, कारण बताइए, पर ये मत बोलिए कि ऐसे कारणों में सबका ऐसा ही होता। ये बताइए मेरे को इस कारण में क्या क्या रुकावटें आई, मेरे मन ने मुझसे क्या कहा। भले किसी को बता भी नहीं रहे हो ना, पेपर पे लिखो। शर्म आ रही है तो मत बताओ किसी को, पर यह भी मत बोलो मैं कर नहीं पाया जी, या मुझसे हुआ नहीं, मैं कर नहीं पाया, मैं हुआ नहीं। फिर अगला सवाल पूछो अपने आप से, लिख लो एक सवाल और, क्या वो मेरे लिए जरूरी है? और अगर वो जरूरी है, आवश्यक है, उसका मेरी जिंदगी में उसके होने से फर्क पड़ने वाला है, तो फिर मैंने उसके लिए उतनी प्रिपरेशन क्यों नहीं की जितनी प्रिपरेशन आवश्यक थी? जो उस इंसान ने की जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हुआ। अब एक और गहरी बात, अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल और कोट करूंगा क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। जैसे क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे मेरे घर की सिचुएशन, मेरे फैमिली मेंबर्स का कोऑपरेटिव ना होना, मेरे पास धन की कमी होना, मेरे पास एजुकेशन की कमी होना, मेरे पास फलानी चीज की कमी होना। अब देखिएगा, आप जिस काम को करना आवश्यक है उसके लिए जिन जिन रीजंस को आप देते हैं, अब अपने से पूछो फिर सवाल को लेकर, क्या इसी रीजन में कोई एक इंसान ऐसा है जो इसे कर पा रहा है? अगर जवाब हाँ में आता है तो अपने से पूछो कि उस, अब बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं, अब अपने से पूछो उस इंसान में और मुझ में किस गुण और किस शक्ति का अंतर है। लिख लो इस बात को। जो भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल हुआ है जिसमें भी आप होना चाहते हैं, चाहे वो ज्ञान का मार्ग है, चाहे परिवार में संबंधों का मार्ग है, चाहे समाज सेवा का मार्ग है, चाहे आपके जॉब बिजनेस का मार्ग है, वॉट एवर इट कुड बी, बस एक सवाल पूछ लो, क्या कोई भी इंसान उस तरह से भी बुरी परिस्थितियों में सफल है? तो आपका जवाब 100% इसमें हाँ में आएगा। हाँ जी, इससे भी बुरी और दर्दनाक परिस्थितियों में भी लोग कामयाब हुए हैं। तो जो कामयाब हुए हैं और मैं जो फेल हुआ हूं, उन दोनों के बीच किस चीज का डिफरेंस है? और वो डिफरेंस जो होगा, एक गारंटी और लिखवा देता हूं आपको, वो रिसोर्सेस का नहीं होगा, वो गुणों का होगा, वो शक्तियों का होगा। करेज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन,
फोकस, डिसिप्लिन, इसका अंतर होगा, साहस का अंतर होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं? मैंने आज ये सब एनालाइज किया बैठ करके। जितने काम मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, उनके पीछे के मैंने रीजंस लिखे कि मैंने आज तक क्या रीजंस दिए हैं या मैंने आज तक क्या रीजंस सोचे हैं, और तब मैं इस मकसद पे पहुंचा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज का सेशन आपको किसी किताबी ज्ञान से नहीं करा रहा हूं। इसलिए चैप्टर का नाम भी आज का हमने सेशन का ऐसे ही रखा है, आत्मा के अपने खुद के निरीक्षण से आत्म परिवर्तन की ओर। तब फिर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मुझे कहां कहां बदलाव करने और क्या क्या बदलाव करने हैं। आज एग्जैक्टली मैं ऐसे पॉइंटों को ढूंढ पाया अपनी जिंदगी में। अब ये होमवर्क है आप सारे भाई बहनों के लिए। आप ढूंढो अपने निरीक्षण से अपने कमजोर पॉइंट। जो भी स्थिति आपकी नहीं बन रही है, वो क्यों नहीं बन रही है? कोई मुरली समझ में नहीं आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, जो कुछ भी व्हाटएवर जो हो रहा है, ठीक है। तो एक टॉपिक रहा हमारा ये। तो आज से अपनी डेफिनेशन में चेंज कर लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे एक ही बात कहना, मैंने ये नहीं किया, मैं कर नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं, ये नहीं। अब आप बोलोगे जब मुझसे हुआ नहीं, मुझे आता नहीं था, तो मुझे ऐसे तो बोलना था कि भाई, तो ये बोलो मुझे ये करना नहीं आता, मैंने इसे करना नहीं सीखा, इसलिए मैं नहीं कर पाया। पूरा सेंटेंस बोलो, मैं कर नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं, सिचुएशन ऐसी थी, लोग ऐसे थे, पैसे कम पड़ गए थे। इस अगर वो जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए, तो आप ये बहाना कृपया देना बंद करें, नहीं तो आप अंत में बहुत बुरा पछताएंगे। लिख लेना आप मेरी बात। आज जब मैं अपना एनालिसिस कर रहा था, मैंने बहुत पश्चाताप किया है अपनी बहुत सारी वीकनेसेस को ढूंढकर। पूरी ईमानदारी से आपके सामने कह रहा हूं, और कल आपको भी ऐसा ही गहरा पश्चाताप होगा यदि आपने ये एनालिसिस नहीं किए तो, और उसके बाद आपके हाथ से समय भी निकल जाएगा। इसलिए बहुत डीप है ये, गहराई से आपको सारी चीज। और वो जो अब आपको अगला स्टेप उठाना है, यदि वो काम, लिख लो अगला स्टेप, यदि वो कार्य मेरे लिए आवश्यक है, यदि वो मेरी जिंदगी में महत्व ऐड करने वाला कार्य है, तो उसके लिए जो मुझे सीखना पड़ेगा, वो कौन मुझे सिखाएगा और वो कैसे मैं सीखूंगी। मुझमें कुछ बीमारियां होंगी, मुझमें कुछ कमजोरियां होंगी, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं होंगे जो उसके लिए जरूरी होंगे, तो मुझे उन्हें बहाना नहीं बनाना है। मुझे यह सोचना है अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे सीखूं, मैं क्या इंप्रूवमेंट करने के लिए किसके पास जाऊं, व्हाट विल बी द राइट सोर्स उस पर्टिकुलर चीज के लिए। आज बहुत गहरी पढ़ाई है, बहुत ध्यान से पढ़ना जो बता रहा हूं मैं आपको देख करके। अगर आपने ध्यान दिया तो पूरी लाइफ चल जाएगी। और जिनके वीडियोस इतना कह करके भी ऑन नहीं है, इनको मैं क्या बोलूं। इसीलिए आप लोगों के लिए कोई सेशन करने का मेरा मन ही नहीं होता है। मैं चाह के भी करना ही नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है कि करना ही बेकार है। मैं आपको रियल बोल रहा हूं। और आगे से बिल्कुल भी किसी को अलाउ करेंगे ही नहीं। तभी ऐसा लगता है, अब आप लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि आप सब लोग बहुत टची भी होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बाद में फोन करके बोलते भी रहते हैं, भैया इतने हार्ड मत बना करो, इतने ऐसे मत बना करो। बट मैं आपको बता दूं कि अनुशासन के मामले में मेरे को तो बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि आई लव द स्टडी, आई लव द डिसिप्लिन। मैं कोई किसी को मजबूर नहीं करता, आप अपनी स्वेच्छा से जुड़े हो।
सो अपने जुड़ने को, अपने टाइम को आप रिस्पेक्ट करो और दूसरे के टाइम को भी आप रिस्पेक्ट करना सीखो, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो बहुत बड़ा सुधार की आवश्यकता है। क्या? जब आप अपना एनालिसिस करोगे तो आप दो चीज एनालिसिस करोगे, एक होगी स्ट्रेंथ और एक होंगी आपके अंदर वीकनेसेस। ये दोनों सबको मिलेंगी आपके अंदर। आप में आपको अपने अंदर कमियां भी मिलेंगी और आपको अपने अंदर मजबूतियां भी मिलेंगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इनका ढिंडोरा नहीं पीटना है। मेरे में तो बहुत है, मैं ईमानदार बहुत हूं, मैं सच्ची बहुत हूं, मैं ये फलानी बहुत हूं, मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं बड़ी केयरिंग हूं। ये बकवास है। क्या करना है, इसका ढिंडोरा पीटने की बजाय शो बाय एक्शन, केवल कर्मों में दिखाना है इसे। इन योर केयर, in your problem solving attitude, by your helping nature, by your cooperative nature, by the adjustment, अपनी शक्तियों को कर्मों से प्रदर्शित करना है, शब्दों से नहीं। लिख लो बड़ा बड़ा करके, वरना क्या होगा। एक और गहरी आज आपको साइकोलॉजिकल भी बात बता रहा हूं। जब आप कभी भी अपनी शक्तियों का अधिक प्रदर्शन जुबान के थ्रू करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसमें वो ऑटो प्लेजर मोड में चले जाते हैं। और वो जो ऑटो प्लेजर मिल जाता है, फिर वो क्या काम करता है कि जो प्लेजर आपको करने के बाद मिलना चाहिए था, वो कह करके ही आप करने से पहले एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं और फिर आप वो करते नहीं हैं। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ वीक होनी शुरू हो जाती है, वही स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। एक बात। दूसरा, जितना आप स्ट्रेंथ को वैसे बात करके बताते हैं तो दूसरे लोगों के आप अटेंशन का केंद्र बन जाते हैं। और जो दुनिया में कहा जाता है नजर लगना टाइप, एक तरीके से आपकी उन स्किल्स को नजर जैसी लग जाती है और आप अपनी शक्ति को ही प्रयोग करने में असक्षम बनते चले जाते हैं। कंटिन्यूस पेस में गहरी बात। सवाल रही वीकनेसेस की, इसके साथ क्या करें। स्ट्रेंथ का तो ये करना है, जबान से नहीं कर्म से दिखानी है। कर्म से दिखाते ही स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होती जाएगी आपकी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत ही आराम समझ सकते हो। अपना जिम देखो आप, या जो भी चीजें आपकी आज स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का एक मीनिंग लिख भी लो आप। When your value become natural और सबकॉन्शियस, जब आपका गुण आपके जीवन में नेचुरल हो जाए, आपके सबकॉन्शियस में रस बस जाए, आपका पर्सनैलिटी पार्ट बन जाए, तो वही गुण आपकी शक्ति कहलाता है। समझ आई पूरी बात। इसलिए एक चीज होती है एजुकेशन और एक चीज होती है स्किल। तो एजुकेशन का रिपीटेशन एंड प्रैक्टिकल करना ही उसे आपकी स्किल बनाता है, शक्ति और सामर्थ्य बनाता है। लिखा सबने? लिख रहे हैं इस बात को। वैल्यू को इतना प्रयोग करना है कि वो आपका नेचुरल संस्कार बन जाए, आपका ऑटो पायलट मोड बन जाए। ये भी लिख लो आप। मतलब आप चाहो भी ना, जैसे एक ईमानदारी एक ऐसी बीमारी बन जाए कि मैं चाह कुछ भी, कोई मेरे को बेईमानी की ऑप्शन भी आए ना, तब भी मैं ईमानदार ही सोच सकूं करके, मेरे से सोचा ही ना जाए। इतना प्रयोग करना है। और इसका एकमात्र तरीका है, या आप लिख लेना, ओनली द रिपीटेशन।
रिपीटेशन, ये भी लिख लो आप, रिपीटेशन ऑफ वैल्यू इज ओनली वे टू मेक इट स्ट्रेंथ। गुण का रिपीटेशन ही वो तरीका है, बार बार प्रयोग करना ही वो तरीका है जो उसे आपकी शक्ति बना देगा। जैसे भोजन बनाना, गाड़ी चलाना, जिम जाना, सुबह का उठना, घर की साफ सफाई करना, अपनी टेबल को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना, अपने शेड्यूल को मैनेज करना, अपनी दिनचर्या को मैनेज करना। बहुत सारी चीजें आपकी कैसी हो गई हैं जिनके लिए आपको थॉट भी क्रिएट नहीं करना पड़ता, दे बिकम अ नेचुरल योर पर्सनैलिटी पार्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? ये समझना है। तो आपको क्या काम करना है, अब जो आप में बुराइयां हैं लिख लो उसको, केवल उसी व्यक्ति के सामने बात करनी है अपनी बुराई की जिसके साथ उसका इलाज हो। यदि आपने अपनी बुराई, जो कमजोरी वाला पॉइंट है, जो कि वीकनेस है, अगर आप जहां मुंह खोलते हो वहीं पे उसके बारे में बात करना सुनोगे, जैसे कुछ बोलेंगे मैं ना थोड़ी सी इमोशनल हूं, मैं ना थोड़ी इमोशनल वीक हूं, मुझ में थोड़ा सा ये बहुत है, मुझे थोड़ा सा क्रोध बहुत है, मुझे थोड़ा सा लोभ बहुत है। ये आप जितना ज्यादा अपनी बुराई के बारे में सोचोगे या जगह 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 बोलोगे, या किसी और की भी बुराई, केवल अपनी नहीं, ध्यान समझ लो आप, वो बड़ा गुस्सा करता है, उनमें ये बात है, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, यदि वो आप अनेकों स्थानों पर बताते हैं तो आपके सर पर इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे, बुद्धि को ताला लग जाएगा और ना आपका ज्ञान होगा, ना आपका योग होगा, ना आपकी स्थिति कभी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने बुराई के बीज रोप दिए हैं, कांटे रोप दिए हैं। अब फूलों का बागवान आपके पास तो नहीं आएगा, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इट्स वेरी क्लियर। समझ आ रही वैसे मेरी बात आपको? तो बुराई कहां बतानी है, यानी जैसे बीमारी केवल डॉक्टर को बतानी है, और आंखों के डॉक्टर को हार्ट की बीमारी नहीं बतानी है। अक्कल लगाओ। कुछ तो ऐसे होंगे, बुखार हो जाएगा तो सबको बताएंगे फोन कर करके मुझे बुखार हो गया है आज। घर में भी नहीं बताना चाहिए एक बार के लिए, यदि आप सक्षम हो खुद से जाकर के डॉक्टर के पास दिखाने के लायक, या फिर केवल उस व्यक्ति को बताइए जो व्यक्ति आपको लेकर के जाने वाला है, बस दैट्स इट। और बाकी आके बीमारी डॉक्टर को बताइए जहां उसका इलाज। जितने, याद रख लीजिए, लिखो बड़ा बड़ा करके, जितने दिलों में डर, जितने दिलों में बुराई, जितने दिलों में कंफ्यूजन, जितने दिलों में चिंता पैदा करोगे उतने बड़े पापी बनोगे। पुण्य भूल जाओ। भगवान ने गुण और शक्तियां फैलाने का कार्य दिया है हमें। बुराई, दुख, अशांति, चिंता, अवसाद, घृणा, ये सब फैलाने का काम भगवान ने नहीं दिया है। हाँ या ना? समझ लीजिए, एक ही एनालिसिस है। तो क्या समझ में आ गए? दो एनालिसिस समझ में आ गए सबको? पहला एनालिसिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड एनालिसिस किया आज हमने किस चीज का, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ के साथ क्या करना है, वीकनेस के साथ क्या करना है। तो बुराई एक बीमारी है जिसको सुनकर के दूसरों के द्वारा विचारों के, उनके विचार गंदे कर वातावरण गंदा हमें नहीं करना है, इसका विशेष हमको ध्यान देना है। यस, अब कुछ और बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज है, हम सब जानते हैं, जितने भी हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को श्रीमत पर चलना है या नहीं चलना? क्या लगता है आप सबको? व्हाट वी नीड, हम सब श्रीमत पर चलेंगे या नहीं चलेंगे?
चलेंगे? श्रीमत हमारे लिए जरूरी है या जरूरी नहीं है? बोलो। अब बताइए श्रीमत क्या है? कोई बोलेगा श्रीमत मुरली है, कोई बोलेगा श्रीमत जो निमित्त का है वो है, हा? कोई बोलेगा मैंने आज बहुत सारे पढ़ लिखे, कोई बोलेगा सेल्फ कॉन्शियस जो कहे वो श्रीमत है, कोई बोलेगा जो लक्ष्य तक पहुंचा दे वो श्रीमत है। मुरली श्रीमत है, ज्ञान श्रीमत है, बहुत सारी बातें श्रीमत के नाम पे सुनते हैं और सुनाई जाती है। आज बाबा ने मुझे इतनी शानदार रियलाइजेशन दी श्रीमत के बारे में कि रियल में श्रीमत क्या है, रियल में निमित्त कौन है, रियल में सेल्फ कॉन्शियस क्या है और रियल में सच्चे लक्ष्य क्या है। और मैंने लिखा आज स्पेशली सब कुछ कि क्या क्या चीज है हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। श्रीमत लक्ष्य के लिए है, इसलिए ज्ञान में पहले भगवान लक्ष्य देता है फिर श्रीमत देता है। ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी चीज बताने वाला हूं प्यारे भाई बहनों, इसको जरूर एनालाइज करना, आपको आपकी जिंदगी के पुरुषार्थ का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। आज मैं इतना खुश हूं सुबह से, जब से मेरे को एनालिसिस हुआ है, इतना हल्का हो गया है अंदर से, जैसे कि किसी ने कितने बोझ उतार दिए हो। आप देखो बाबा पहले आके क्या कहते हैं, लक्ष्य देते हैं। इवन आत्मा का परिचय, परमात्मा के परिचय से पहले भी लक्ष्य बताते हैं। नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए, है ना? लक्ष्य दे, क्योंकि भगवान का क्या कहना है, अगला स्टेटमेंट है भगवान का, लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे। जैसे आप दुनिया में देखो, जो भी आपने पढ़ाई की, पहले लक्ष्य डिसाइड किया था या पहले एडमिशन लिया था? अब आधे कंफ्यूज बैठे हैं यहाँ पे। वो क्या सोच रहे होंगे, नहीं पहले तो एडमिशन ही करवा दिया था घर वालों ने ना, आपने ना लिया सही पर घर वालों ने ले लिया था। उनको ये पता था कि पैदा होते ही उनके मन में आ गया था इसे क्या बनाना है। किसी ने सोचा था डॉक्टर बनाना है, किसी ने सोच लिया था इंजीनियर बनाना है, किसी ने सोच लिया था कलेक्टर बनाना है, कुछ तो बड़ा बनाना है इसे। और उसके लिए क्या जरूरी है, पढ़ना जरूरी। अच्छा, दूसरा पड़ाव, जैसे ही 9th क्लास में आया, 9th क्लास में आते तो डिसाइड हो गया था कि अब बताओ भाई किधर जाना है, साइंस तरफ जाना है, कॉमर्स तरफ जाना है करके वो आ गया। 11th में पक्का वाला डिसाइड हो गया, अब बता दो भाई मेडिकल जाना है, इंजीनियरिंग जाना है, यहां जाना है या वहां जाना है। इन द सेम वे जब आप ज्ञान में आए, सबसे पहले लक्ष्य डिसाइड हुआ। लक्ष्य के बाद आपने क्या किया, आगे पढ़ना शुरू किया। अब ध्यान से सुनना, आज बड़ी गहराई से समझाऊंगा आपको। कुछ लोग 7 दिनों में ही ये समझ गए कि हम इस लक्ष्य के लायक नहीं है। कोई को तो 2 दिन कोर्स के बाद ही नहीं आया, कोई 3 दिन कोर्स के बाद नहीं आया, किसी ने 4 दिन पे छोड़ दिया और किसी ने 7 दिन पे, किसी ने 15 दिन की मुरली के बाद छोड़ दिया और किसी ने 1 महीने की मुरली के बाद, और किसी ने फिर 1 साल बाद छोड़ दिया। कोई 10 साल की पढ़ाई के बाद हार गया था, कोई तो 35-36 साल पढ़ के भी हार गया था। कोई कभी भी हार सकता है, क्योंकि पढ़ाई अंत तक की है। इस पढ़ाई की खास बात यह है, दुनिया की पढ़ाइयों का टाइम पीरियड फिक्स है, इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। एक ही बात में बात खत्म। समझना पड़ेगा ये लग क्यों, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी कारण है। आप ऐसा सोचो, दुनिया में कोई भी पढ़ाई पढ़ते हो आप, मैं इसमें सोच रहा था बैठकर, चलो प्रोफेशनल डिग्री के साल ही गिन लो आप, 12वीं के बाद के 4 साल तो मिनिमम चाहिए किसी को प्रोफेशनल डिग्री के लिए। एक जन्म का जीवन यापन करने के लक्ष्य को पाने के लिए 4 साल लगाने पड़ते हैं, तो 21 जन्म के लिए कितने लगाने चाहिए?
84 साल तो लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? क्यों आकाश? 84 ईयर्स तो पढ़ना ही चाहिए ना कम से कम। इसलिए हमारी दादियां पढ़ी 80 50 साल तक, 100 साल। उन 21 जन्म बना रहे ना भाई। अब किसी को कम बनाने तो कम के हिसाब से पढ़ लो। जोक इज द पार्ट, लेकिन रियलिटी है। एक और खास बात, दुनियावी पढ़ाई से आप सिर्फ नौकर बन सकते हो, इस पढ़ाई से आप मालिक बनने वाले, राजा बनने वाले, ओनरशिप मिलने वाली। नौकर व्यक्ति इंडिविजुअल होता है। ध्यान से सुनना, अभी बहुत गहरी गहरी बातें आज एनालाइज हुई हैं, छोटा मोटा हिसाब किताब नहीं है आज। नहीं, 18-20 साल तो पूरे लगते हैं। मैंने क्या कहा? अगर डिग्री वाले साल भी लगा लो। मैंने कहा भाई ध्यान से सुनो, मैंने बोला केवल डिग्री वाले साल भी लगा लो, 4-4 साल जो मेन है जिनसे पद मिलता है, तो भी 84 साल की पढ़ाई चाहिए। 18 साल से करोगी तो फिर तो मल्टीप्लाई करती रहो, फिर तो उतने साल जियोगी भी नहीं, और साल कहां से करोगे? उतने तो संगम भी नहीं है ना। तो वो समझना है जो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। अब एक और चीज सोचो आप कि भाई हम बात करते हैं राजा जो होता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो नौकरी करता है उसमें केवल खुद की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो राजा होता है उसको पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो खुद की जिंदगी चलाने के लिए पढ़ना और पूरे राज्य के जीवन यापन को चलाने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलटाने के लिए, उनके दिलों को जीतने के लिए पढ़ना, दोनों पढ़ाइयों में से कौन सी पढ़ाई में मेहनत ज्यादा होगी? जहां लीडरशिप की पढ़ाई है, जहां दिल जीतना सीखना है। अंडरस्टैंड? समझ आई कुछ बात या नहीं आई? तो एक तो बात यहां पे आई। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लो, ये आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो। अब कौन इस पढ़ाई में अंत तक जाएगा? जिसने श्रीमत को राइटली अंडरस्टैंड किया है। लिख लो बड़ा बड़ा, श्रीमत का राइटली अंडरस्टैंडिंग क्या चीज होती है जी? तो राइट अंडरस्टैंड वो करेगा जो इस बात समझेगा। लिख लो आप, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा। अब ध्यान से सुनना, मुरली में तो कुछ गड़बड़ होने के चांस है ही नहीं, तो मुरली तो 100% श्रीमत हो गई। मुरली के अलावा अब जितने लोग आपसे श्रीमत का कनेक्शन बताएंगे, निमित्त, दीदी दादी भाई बहन जो भी होंगे, ठीक है, वे हो गए। उसके अलावा अपनी खुद की अंतर चेतना की आवाज बहुतों को आती है ना। वो गलत है सही है, उन्हें खुद पता नहीं चलता कौन सी चेतना है, वो माया की चेतना है या खुद की चेतना है या भगवान की चेतना, पता नहीं कौन कौन सी चेतना जाग सकती है। कैसे पता करोगे कि जो चेतना जागी है वो भगवान की चेतना है? कैसे जानोगे कि वो जो है वो आत्म चेतना है? कैसे जानोगे कि वो माया की चेतना नहीं है? जो पहले लिखा है ना, उस कैटेगरी में आना चाहिए। वो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। अगर वो चेतना इस दिशा में आगे बढ़ाती है तो वो श्रीमत प्रमाण है। और अगर ऐसा नहीं करती है, केवल प्लेजर देती है, केवल पल भर की खुशी देती है, उस समय का आनंद देती है, हंसी मखौल देती है, तो समझ लो माया की चेतना है, मनमत है, परमत है, जो गटर में ले जाएगी। एक बात। दूसरी बात,
निमित्त की बात भी कर लो आप। कई बार निमित्त ने आपसे कुछ भी बोल दिया, उसमें उसकी मत भी मिक्स हो सकती है। तो उसके लिए ही बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है कि निमित्त के भी निमित्त से वेरीफाई करो। सपोज करिए, मान लिया, एक एग्जांपल देता हूं, आपने आज मुझे निमित्त मान रखा है फॉर एग्जांपल, कुछ भी कहे। अब मैंने आपसे कोई बात कही, तो पहले तो उसे किस क्राइटेरिया चेक कर लो कि जो बात मैंने कही, क्या उससे आप सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक उस दिशा में बढ़ रहे हो, तो फिर राइट है। लेकिन अगर डर लग रहा है कि नहीं नहीं ये ऐसा भी हो सकता है, इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, जाकर के डोंट अप्लाई, गो निमित्त। उसे बताइए ये बात है, ये की जा सकती है नहीं। जैसे कि हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं। और ऊपर में भी अब ऐसे डॉक्टर से पूछना जिस डॉक्टर की वैलिडिटी हो, अर्थात ऐसे निमित्त से पूछो जिसकी वैलिडिटी हो, ये जरूर ध्यान रखो। वरना फिर केवल मुरली से पूछो। कई बार कई सारे ऐसे ऐसे ऑर्डर मिलेंगे आपको, कई बार कई ऐसी ऐसी बातें कही जा सकती हैं आपको कि जिनमें कहीं ना कहीं गुण शक्तियां कॉम्प्रोमाइज हो रहे होंगे। अगर गुण शक्ति कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, आप उस समय हाथ जोड़ लें, ना किसी से जोर से बोलें, ना क्रोध से बोलें, ना करें, ना भी ना करें। निमित्त कह रहा है ना, तो आप ना इसलिए ना करें क्योंकि निमित्त बना रखा है उसको, वो कह रहा है, लेकिन आप करने में असक्षमता जाहिर कर दें। दो बातों में फर्क होता है। एक है कि निमित्त ने कहा और आपने मना कर दिया, दैट इज अ रॉन्ग, उसमें आपका पाप बन जाएगा, भले वो गलत काम के लिए कह रहा हो, लेकिन आप चलेगा काम गलत है, आपकी कॉन्शियस ने देख लिया, आपने मुरली पर देख लिया अपने कला के, तो आपको क्या कह देना है, क्षमा कीजिए मुझसे ये हो नहीं पाएगा, मैं इसे करने में असक्षम हूं, ये वाला चीज आप किसी और को दे दें। क्योंकि उसकी छुट्टी बाबा ने दी है। बाबा ने मुरली में साफ कहा है, जो सेवा अंतर आत्मा को सुख और खुशी ना दे, ऐसी सेवा मत करो। पर यहां पे भी संभलने की जरूरत है। अगला एक बैकअप और देता हूं। अब ऐसा ना हो कि अपने आराम के कारण से आप उसे मना कर रहे हो। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको कहीं से कहीं तक भी, ये भूल जाओ आप। बहुत एनालाइज किया है मैंने हर एंगल से, क्योंकि मुझे पता है ऐसे ऐसे महारथी मिलेंगे जो कई बार फिर अपने अच्छा कंफर्टेबल लग रहा मना कर दो जी, असक्षम हूं मैं, थे उसमें आप मारे जाओगे कि बात सही थी पर आपने अपने आराम के आड़े सही बात में असक्षमता जताकर पल्ला झाड़ लिया, उसमें आप भी खाता खराब हो जाएगा, क्योंकि वो कर्म आपका भाग्य बनाने वाले हैं। अब ये कैसे चेक करोगे कि जो बात कही जा रही है उसमें मुझे असक्षमता जतानी है या सक्षमता? यदि जो बात कही गई है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से सुनना जो सेंटेंस बोलने जा रहा हूं। आज आप सोच रहे हो मैं कितना आपको एम्फेसाइज करके पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही नहीं है ये। अब ध्यान सुनो, जब आप किसी काम की असक्षमता जता रहे हो तो उससे पहले ये चेक कर लो, ये काम करना मुझे गुणों से दूर ले जाएगा? जवाब आता है हाँ, तो असक्षमता जताते हुए अलग हो जाओ। सुना आपने? अगर वो गुणवान नहीं बना रहा है, शक्तिवान नहीं बना रहा है, चरित्रवान नहीं बना रहा है, आगे ले जा रहा है, मुरली अनुरूप नजर नहीं आ रहा है, अंतर चेतना उसकी गवाही नहीं दे रही है, असक्षम बन के अलग हो जाओ। लेकिन दूसरा केस, कार्य दिया गया है, आप रियल में ही असक्षम हो करने में, क्योंकि कार्य कठिन है,
लेकिन कार्य जेन्युइन है, कार्य गुणवान बनाने वाला है, कार्य स्किल्ड बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है, महान बनाने वाला है, पर आपको आता नहीं है, अब जरूर करो। क्योंकि इसे करने से क्या होगा, आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, आलस से, अलवेलेपन से बाहर आएंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, नई चीज सीखने की ओर जाएंगे, मेहनत का फल मीठा पाएंगे। समझ आई पूरी बात या नहीं? जो काम करने ना आते हो परंतु उनको करने से गुण बढ़ते हो तो जरूर करने हैं, जरूर सीखने हैं। अपने आलस से, अलबेलेपन को बढ़ावा नहीं देना है। मुझे नहीं आता इसलिए मैं नहीं करूंगा। मेरे से कई बार सेंटर पे हुआ, एक दो बार दीदी ने कहा प्रमोद भाई वो वहां से ना कड़ी पत्ता के पत्ते ले आओ। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार बाहर थे, मैंने कहा दीदी एक बार बता दो कड़ी पत्ता होता कैसा है, मेरे को पहचान नहीं है, फिर मैं ले आऊंगा। एक बार उन्होंने दिखा दिया, अब वो जब भी कहते हैं तो मैं लाके दे देता हूं। और मुझे अच्छा लगा, मैं सीख लिया ना, मुझे नहीं आता था। ऐसे ही एक बार पता नहीं कुछ काटने की बात थी और मैं तो पहली बार ही देख रहा था उसे कैसे काटना है करके। मैंने कहा जी एक बार बता दो कैसे कटता है, फिर मैं कोशिश करके दिखाऊंगा। अगर मैं काट पाता हूँ, आपको ठीक लगता है कि मैं सही काट रहा हूँ, हाँ शायद नारियल जो सुबह गोला होता है उसको छोटे छोटे से वो काट लेते, उसके बिल्कुल बारीक बारीक सी लेयर के टाइप से चाकू से काटने थे। मैं तो कभी चाकू से काटे नहीं थे, हमने तो घिस रखा था उसको, उस पे कद्दूकस में से घिसते, वो तो घिसना आता था लेकिन वो काटना नहीं आता था। फिर मैंने पूछा जी काट के बताओ, उन्होंने दिखाया कैसे काट रहे, फिर मैंने बहुत बढ़िया उनसे भी अच्छा काट के दिया उनको, तो सीखा एक नई चीज। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मेरे प्रैक्टिकल। सो लाइफ में जो नहीं आता है वही तो सीखना है। 16 कला में बनूंगा ही तब, जो नहीं आता। कुछ बोलते नहीं दीदी ये मुझे आता नहीं है, अरे आता नहीं है और जरूरी है, यज्ञ सेवा है, यज्ञ के लिए आवश्यक है तो सीखो। जिसको आता है उसके पीछे पीछे काम करो, उसके सबऑर्डिनेट बन के। मैं तो कोई किसी का सबऑर्डिनेट बन जाता हूं जिसको आता है। चाहे मेरे से, अगर आपको कोई काम मेरे से अच्छा आता है मैं तो आपको सबऑर्डिनेट बन जाऊंगा किसी का भी। मुझे वो काम सीखना है, तो जो काम मुझे नहीं आता है जिसको आता है मेरा गुरु है। इसमें मेरी निरंकारिता का भी पेपर है। मैं दिखा लगूं मैं तो बड़ा भाई हूं, सबको ज्ञान सुनाता हूं, मैं कैसे जाकर के वो चीज करूं? अरे उसमें सामने वाला बड़ा है, उसको आता है, और यदि वो करना मेरे लिए आवश्यक है, जरूरी है, तो मुझे करना है। समझ आई मेरी पूरी बात? क्लियर हुआ? तो श्रीमत ये है जो लक्ष्य की ओर लेकर जाए, जो सारे लक्षणों को लाए, जिसमें किसी की मनमत मिक्स ना हो। और अगर मुझे निमित्त की मनमत दिख जाती है तो मैं असक्षमता हाथ जोड़कर जताते हुए विड्रॉ कर जाऊं और निमित्त से वेरीफाई कराऊं, शुभ भावना के अंतर्गत, क्लास में ना फैलाऊं। देखा दीदी ऐसे गलत बात कह देती है, देखा फलाने भाई ऐसे गलत, ये रॉन्ग है। ये फिर आप पहली वाली गलती कर दो जो मैंने सेकंड में बताई, बुराई को फैला करके दूसरों के विचारों को गंदा करने का पाप करना। जब आप ये 3 काम करने लग जाओगे, आपके खाते में इतनी दुआएं जमा होंगी, क्योंकि अब बनोगे आप कौन, लिख लो आप। ये 3 काम करने शुरू करोगे तो आप बनोगे सच्चे और साफ। फिर याद कर लो, सच्चे दिल पे साहेब राजी और साफ दिल पे मुराद हासिल। तो ये 3 काम करोगे तो आत्म परिवर्तन हो जाएगा। तो ठीक रहा जी आज सेशन आप सबके लिए। अब हम ऐसे ही चीजें करें, ठीक है? ओम शांति। सब 1 मिनट प्यारे बाबा को याद करो। अभी मैं कुछ बातें और आपको बता देता हूं। मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक तो आजकल हमारे विद्यालय को लेकर लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो मेरे मन में है कि मैं एक बहुत गहरा सेशन करूंगा अपने विद्यालय की
गरिमा के ऊपर कि हमारा विद्यालय कितना ऊंचा है। इससे ऊंचा विद्यालय ना तो धरती पर कोई है और ना कोई हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा द्वारा स्थापित विद्यालय है। मेरे पास इतनी चीजें हैं, जो कोई कुछ बोल रहा है उसके बोलने के पीछे उसको खुद शर्म आ जाए। लोगों को कुछ पता नहीं है, लोग कुछ या कुछ बोलते हैं। मैंने इसलिए भी आपसे बोली है, किसी की मत सुनो। यूट्यूब पर आजकल कोई कुछ भी डाल देता है, कैसी बातें भी बोल देता है, तो उन सब बातों को मत सुनना और ना ही देखना। कुछ नहीं पता है। मैं आपको हर कीमत हर हाल में कह सकता हूं, ये ज्ञान 100% भगवान का ज्ञान है। इसमें ना कोई डाउट है और ना ही कोई पिन पॉइंट रखने की चीज है, ठीक है, हर लेवल। इसलिए दृढ़ता से बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। दूसरा मेरा मन है, सबसे पहले मैं अपनी यात्रा के इंटरव्यू से शुरू करना चाहता हूं कि जैसे जब मैं सवाल तैयार कर रहा हूं कि मुझसे मेरी आध्यात्मिक यात्रा का इंटरव्यू लिया जाए, फिर ऐसे ही आप में से हर एक की आध्यात्मिक यात्रा का इंटरव्यू किया जाए। आप क्यों ज्ञान में आए, कैसे ज्ञान में आए, क्या क्या पाया, क्या क्या परिवर्तन हुआ रियलिस्टिक वे में, हर लेवल पे उसकी बात की जाए। यार है आप सब तैयार है? ठीक है, हम एक एक का इंटरव्यू करने का प्लान करेंगे और उससे मुझे लगता है कि बहुतों की सेवा बहुत अच्छे प्रकार से होगी। तब हम एक गहरी तरफ लगेंगे। और याद रखना, जो ये इंटरव्यू होंगे प्योरली प्रोफेशनल होंगे। प्योरली प्रोफेशनल का मतलब ये है कि मैं बहुत भावनात्मक चीजों में ना तो जा सकता हूँ और ना ही मैं किसी को जानने की इजाजत देता हूँ, है ना? आप समझ लेना, भावनात्मक उतना ही होना है जितने की आवश्यकता है। हमें वो बात बतानी है जो प्रैक्टिकल है। कुछ भी बातें ऐसी नहीं करनी है जो चमत्कारिक दिखाई दे, है ना? मैं पहले ही क्लास करा चुका हूँ, अनुभव सुनाने हैं, चमत्कार नहीं। और अनुभव वे होते हैं, ध्यान से सुन लेना, अनुभव वे नहीं होते हैं कि भगवान ने आपको क्या दिखा दिया और आपको क्या कुछ करवा दिया या आपने कुछ कार्य चमत्कारिक तरीके से कर दिए। वे अनुभव नहीं होते हैं, वो आपके पुण्यों का फल होता है। क्या होता है वो? पुण्यों का फल। अनुभव होता है आपने क्या किया और आप क्या बने। तो सब लिख के रखो अपना। आप इस ज्ञान में जब आए, आप किस एटीट्यूड के थे, किस माइंडसेट के थे, किस व्यवहार के थे, किस तरह के चिंतन के व्यक्ति थे, ज्ञान में क्या सुना, क्या सुनकर क्या परिवर्तन आया, क्या अप्लाई किया, क्या प्रैक्टिस अप्लाई करी, सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में क्या थॉट क्रिएट किए, खुद को क्या संकल्प दिए, योग किया तो किस थॉट प्रोसेस के साथ किया। इस तरीके की हम चीजें करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया को चमत्कार नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी दिखाई दे, रियलाइजेशन दिखाई दे। ठीक है, अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट? करें? सबसे पहले मैं ही शुरू करूंगा। सबसे पहले आप मेरी यात्रा ही जानोगे, है ना? मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? एक जना इंटरव्यू लेगा, मैं इंटरव्यू दूंगा। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठे, प्यारे बाबा को सामने लाओ। महसूस करें, शुक्रिया करें बाबा, इतने प्यारे हैं। सदा मुझ आत्मा पर आपकी छत्र छाया और अपना पवित्र मार्गदर्शन बनाए रहते हैं। आप मेरे साथी और सारथी हो, इसलिए मैं आत्मा सहजी विजयी हूं। बाबा को अपने भृकुटी में विराजमान करें। मास्टर ब्रह्मा बन जाएं और
कुछ पलों के लिए बिल्कुल ये रियलाइज करें, स्वीकार कर लें कि आज हम बिल्कुल अपने मम्मा बाबा जैसे बन गए हैं। हमारे अंदर से सभी साधारणताएं जल गई हैं और हमारे मम्मा पापा शिव बाबा सहित हम पर बहुत राजी हैं। हम पर सारे वरदान लुटा रहे हैं। ओम शांति।